देखिए मोस्टली चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी भी रहती हैं, जैसे कि टाइप ऑफ गैसेस। टाइप ऑफ गैसेस, गैस के दो टाइप मैंने आपको बताए थे। एक को हम बोलते हैं आइडियल गैस और दूसरे को हम बोलते हैं रियल गैस, ठीक है। अब देखिए ये क्या होती हैं, इनका मतलब क्या होता है, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आइडियल गैस वो गैस होती है या वो कंडीशन होती है जिसके ऊपर कोई भी गैस सर्टेन लॉज को फॉलो करती है, ठीक है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं आइडियल गैस इज द गैस विच फॉलोज सर्टेन रूल्स और लॉज। जो कुछ लॉज को फॉलो करती है उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस, ठीक है। और रियल गैस क्या होती है, तो रियल गैस इसका उल्टा होता है, इसको कभी कभी हम नॉन आइडियल गैस भी बोलते हैं। इसको हम जो है नॉन आइडियल गैस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये इसका उल्टा हो जाएगा, जो लॉज आइडियल गैस फॉलो करती है वो रियल गैस फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसके अंदर रियल गैस डज नॉट फॉलोज दोज रूल्स, ठीक है। रियल गैस जो है इन रूल्स को फॉलो नहीं करती है, ठीक है बेटा। अब देखिए एक बार थोड़ा सा हम जो है आइडियल गैस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इन लॉज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस, अब देखिए हमने जो है कुछ बातें पहले भी डिस्कस की थी, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होती है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है हम बोलते हैं कि जो फ्री स्पेस अवेलेबल होता है गैस के वंडर करने के लिए, घूमने के लिए, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखिए आप किसी भी कंटेनर के अंदर अगर गैस को डालते हो तो उस पूरे कंटेनर की वॉल्यूम आपकी गैस ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है बेटा। ये मैं छोटे छोटे गैस के पार्टिकल बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होती है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस मैंने आपको शायद लिखवाया था पहले। इट इज द फ्री स्पेस अवेलेबल, इट इज फ्री स्पेस अवेलेबल। सर, हाँ बेटा बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, सुनते रहिए बेटा। देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस मैंने आपको बताया, इट इज द फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू वंडर, ठीक है। यानी कि ऐसा फ्री स्पेस जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स जो है बड़े आसानी से घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। लेकिन देखिए अगर एक्चुअल में आप गैसियस पार्टिकल्स की वॉल्यूम निकालना चाहो, ठीक है, एक्चुअल में गैसियस पार्टिकल्स की वॉल्यूम निकालना चाहो तो वो काफी कम होती है, ठीक है बेटा। आप खुद ही कंपैरिजन करके देख सकते हो। ये अगर एक बड़ा कंटेनर है, ठीक है, इसकी वॉल्यूम को आप जो है इन डॉट्स की वॉल्यूम से कंपेयर करो तो आपको पता है कि इन डॉट्स की वॉल्यूम जो है काफी कम होगी, ठीक है बेटा। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि गैस का जो है गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं और पार्टिकल बहुत छोटे भी होते हैं, ठीक है। तो आइडियल गैस में कुछ कंडीशन हम मान के चलते हैं। सबसे पहली बात, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। यानी कि एक्चुअल में जो गैस पार्टिकल्स हैं उसकी उनकी जो वॉल्यूम होगी उनको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। यानी कि ये जो पार्टिकल हैं, ये रेड कलर में जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इनकी वॉल्यूम जो है आप आइडियल गैस के केस में जीरो मान के चलते हो। ऐसा मान के चलते हो कि इनकी वॉल्यूम कोई है ही नहीं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, पहली बात ये है। और दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि गैस यानी कि आइडियल गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्टिव फोर्स नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसा मान के चलना हमने आइडियल गैस की कंडीशन में, नो इंटरमोलिकुलर नो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्टिव फोर्सेस
आर प्रेजेंट। ठीक है बेटा, ये दो कंडीशन मानते हुए हम चलते हैं। ठीक है बेटा, तो आइडल गैस की कंडीशन जब भी आएगी आपके पास में, तो उसमें आपने मानना है कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स जीरो रहेगी और कोई भी इंटरेक्टिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं रहेंगी। इस तरह की सिचुएशन में आप जो है गैस को आइडल गैस बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? सर एक बार फिर से बताना क्या क्या रीजन है? एक बार दोबारा सुन लो बेटा। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक्चुअल वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल्स की, अगर गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो बहुत कम होती है। अब खुद ही सोच के देखो, मान लीजिए एक बड़ा सा ग्राउंड है। ठीक है, आपका मान लीजिए फुटबॉल ग्राउंड है। ठीक है बेटा, फुटबॉल ग्राउंड है, इसके अंदर आप क्या करो, टेनिस बॉल रख दो बहुत सारी। ठीक है बेटा, मान लीजिए 10-15 आपने टेनिस बॉल रख दी इस तरह से फुटबॉल ग्राउंड के अंदर, दूर दूर। ठीक है, अब देखिए अगर आप फुटबॉल ग्राउंड के एरिया को टेनिस बॉल के एरिया से कंपेयर करना चाहो तो बहुत नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा भाई। ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड तो जो है काफी बड़ा होता है, और टेनिस बॉल का अगर एरिया देखोगे तो वो काफी छोटा होता है। ठीक है, तो अगर इसको आप जो है इससे रिलेट करो कि एक बड़ा कंटेनर आपके पास, उस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं। गैस मॉलिक्यूल्स जो है आपको पता है गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है, इसका मतलब पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं। उन पार्टिकल्स की वॉल्यूम को हम जो है कंटेनर की वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम जीरो मान सकते हैं। ठीक है, यही पहली कंडीशन है आइडल गैस के लिए। आपने एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को जीरो मान के चलना है। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा? बोलिए, ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. अब देखिए यस सर। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस के लिए मॉलिक्यूल्स का नजदीक होना जरूरी है। ठीक है भाई, किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगा तो उनको पास पास होना जरूरी है। अगर वो पास पास हैं तभी तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है एक दूसरे के ऊपर लगा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो आइडियल गैस की कंडीशन मान के चलते हैं तो इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, गैप इतना ज्यादा होता है कि किसी भी तरह का अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स यहाँ जो है यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं, नो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। ठीक है, तो आइडियल गैस के केस में ये दोनों चीजें एब्सेंट होती है, दोनों को हम यहाँ पे ऐसे मान के चलते हैं। अब बताइए, ये बात क्लियर है आपको? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हाँ बेटा बोलिए। सर गैसेस में मोशन होता है तो उनमें कोलिजन की वजह से डिस्पर्जन फोर्स होती है, तो हम लोगों ने नो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इंटरेक्टिव फोर्स क्यों लिखा है? बेटा इंटरेक्टिव फोर्स नहीं, वो मतलब ना तो कोई अट्रैक्शन कर रहा है ना कोई रिपल्सन कर रहा है। ठीक है, ये आइडियल गैस कंडीशन है। एक बात बताता हूँ मैं आपको, देखिए जब भी हम किसी चीज के आगे आइडियल लिखते हैं तो उसका मतलब होता है इमेजिनरी चीज है। ठीक है, हमने एक स्पेशल कंडीशन मान लिया, आइडियलाइज किया किसी चीज को। अभी देखिए आप जो है, आप जो है अपने किसी बड़े को या किसी स्टार को अपना आइडल मानते हो। ठीक है, वो आपका आइडल जो है आपके लिए एक, ये लगा लो परफेक्ट चीज है, आप उसी की तरह बनना चाहते हो। ठीक है, तो हर एक फील्ड के अंदर जो है एक ऐसी आइडियल चीज होती है जिसको हम जो है बिल्कुल परफेक्ट मान के चलते हैं। ठीक है बेटा, तो आइडियल गैस जो है ये परफेक्ट तरह की गैस हम कंसिडर करके चल रहे हैं इसको। अगर आपको जो है एक्चुअल में गैस के बारे में सीखना है तो इस तरह की अजम्पशंस आपको लेके चलनी पड़ेंगी कि वॉल्यूम जो है नेग्लिजिबल है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर आल्सो नेग्लिजिबल, या बिल्कुल है नहीं, प्रेजेंट है नहीं। ठीक है बेटा, तो एक तरह से इमेजिनरी कंडीशन है आइडियल गैस की कंडीशन, ये स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है किसी भी गैस के लिए हम बना सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन के ऊपर हम किसी भी गैस को या किसी भी सब्सटेंस को आइडियल गैस बना सकते हैं। और उस केस में हमें बिल्कुल ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स को अगर आप कंपेयर करोगे विद द कंटेनर मॉलिक्यूल कंटेनर वॉल्यूम, तो आपको मिलेगा कि उनकी वॉल्यूम जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू कंटेनर।
ठीक है। और दूसरी बात, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है ये भी आपको नेग्लिजिबल मिलते हैं। अब खुद ही सोच के देखो बेटा कि दो गैस पार्टिकल मान लीजिए, या दो आपके आप एक आप हो ए, ठीक है, एक आपका साथी है, ए आपकी तरफ भागा आ रहा है और बी बी भागा आ रहा है, ठीक है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्शन कर पाएंगे, एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे? बहुत कम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ए ए इस तरफ आ रहा भाग के, बी इस तरफ आ रहा भाग के, तो किसी मान लीजिए हाथ पकड़ना चाहो, हाथ हाथ भी नहीं पकड़ पाओगे अगर ठीक ठाक स्पीड है तो, ठीक है बेटा। तो ये बात है, इसके अंदर किसी भी तरह का इंटरेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कंटेनर की वॉल्यूम से और एक्चुअल वॉल्यूम को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो हमेशा नेग्लिजिबल मान के चलनी है। तो ये एक आइडियलाइज गैस है, आइडियल गैस को हम जो है स्पेशली पढ़ते हैं, ठीक है। आइडियल गैस को पढ़ने के बाद ही हम रियल सिस्टम के ऊपर आ पाते हैं, ठीक है। रियल गैस में ये दोनों चीजें उल्टी होंगी, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ये आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक है बेटा। तो ये दो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन को आपने याद रखना है बस, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा कुछ लॉज हैं जिनको हम बोलते हैं आइडियल गैस लॉज, ठीक है, या लॉज ऑफ गैस, लॉज ऑफ आइडियल गैस, कुछ भी बोल सकते हैं इनको। ये 3-4 तरह के लॉ हैं, इनको आपने याद रखना है, ठीक है बेटा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला लॉ है आपके पास बॉयल्स लॉ। सबसे पहला लॉ लिखिए बॉयल्स लॉ। रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उनके नाम पे ये लॉ पढ़ा है बेटा, ठीक है। बॉयल्स लॉ बोलता है कि प्रेशर ऑफ द गैस, pressure of the gas will be inversely proportional to inversely proportional to inversely proportional to volume of gas at constant temperature and amount। ये है पहला लॉ बेटा, ठीक है, बॉयल्स लॉ। इसमें क्या बोल रहा देखो, इसमें बोल रहा कि प्रेशर जो होगा गैस का वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी आप पढ़ चुके होगे, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये सब बातें आप पढ़ चुके होगे, ठीक है। तो प्रेशर जो है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑफ गैस के। और ये कंडीशन कब है? जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और अमाउंट कांस्टेंट रहेगा। अमाउंट को हम लिखते हैं एन से, ठीक है, एन का मतलब होता है मोल्स। अमाउंट को जो है एन लिखते हैं, एन का मतलब क्या होता है? मोल्स, ठीक है। मोल्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा मैं, अभी केवल आप जो है लॉस पे फोकस रखें। तो प्रेशर जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। अब देखिए इनका मतलब क्या, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है बेटा। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर एक सिरिंज के अंदर, ठीक है, आप गैस भरते हो, मान लीजिए ये सिरिंज है जिससे इंजेक्शन लगाते हैं, इसके अंदर आप एक गैस भरते हैं इस तरह से, ठीक है बेटा। ये मान लीजिए इसका पिस्टन है, इसको आपने ऊपर से जो है बंद कर किया हुआ है, इसके अंदर गैस डाली हुई है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है जब आप इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे होगे तो इसका कोई ना कोई प्रेशर होगा, मान लेते हैं P1 प्रेशर होगा, ठीक है। और ये P1 प्रेशर किसके बराबर होगा? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। इसके साथ साथ इसकी कोई वॉल्यूम भी होगी, वॉल्यूम हम मान लेते हैं V1 होगी, ठीक है बेटा। अब देखिए जैसे ही आप पिस्टन को दबाते हो, पिस्टन दबाने का मतलब क्या होता है? आपने प्रेशर अप्लाई किया उसके ऊपर, यानी कि प्रेशर बढ़ा दिया। P2 आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और P2 आपको पता है P1 से ज्यादा होता है। अब देखिए वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए आप इस पिस्टन को दबाओगे, तो पिस्टन को दबाने के बाद ये पिस्टन किस तरफ मूव करेगा? अंदर की तरफ मूव करेगा। जब ये पिस्टन अंदर की तरफ मूव करेगा तो इसकी वॉल्यूम डेफिनेटली कम हो जाएगी, वॉल्यूम V2 हो जाएगी, और V2 डेफिनेटली V1 से कम होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप जो है इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशन देख सकते हैं। अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया है, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम क्या होगी? कम होगी।
ठीक है बेटा, यही बात इसने बताई है कि अगर एक चीज को बढ़ाते हो तो दूसरी चीज घट जाती है। ठीक है, या इसका उल्टा भी देख सकते हो, अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते हो तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते हो तो प्रेशर कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सिलेंडर आपके पास, सिलेंडर के अंदर एलपीजी गैस भरी हुई है हाई प्रेशर के ऊपर। एलपीजी गैस जो है काफी हाई प्रेशर के ऊपर भरी होती है सिलेंडर के अंदर। अगर देखिए इसका 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 जो है नोब आप जो है पिन अप करते हो या इसको दबाते हो नोब को, तो गैस बाहर निकलने लग जाती है। आपने जो है लो वॉल्यूम से, V1 जो है बहुत कम वॉल्यूम थी, लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम के ऊपर एलपीजी को निकाल दिया, तो वॉल्यूम बढ़ा दिया आपने। वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या होगा, प्रेशर का, तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन आपको देखने को मिलता है, ये कहलाता है बॉयल्स लॉ। प्रेशर बढ़ाने पर आपकी वॉल्यूम जो है डेफिनेटली कम होगी, या प्रेशर घटाने पर वॉल्यूम जो है डेफिनेटली आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, और ये कंडीशन आपको जो है इन दोनों को कांस्टेंट रखते हुए देखना है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है आपने और मोल्स भी कांस्टेंट रखने हैं। ठीक है बेटा, समझ आई ये बात, बोलिए। यस सर। यस सर। तो ये है बॉयल्स लॉ। यस सर। इसको आप जो है डेली लाइफ में यस यूज सर। कर, इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, सिरिंज अगर हो आपके घर पे कहीं पे पुरानी पड़ी हो, तो उसको आप जो है लगा के देखना, इसके ऊपर जो है अपनी उंगली लगा के देखना और इसको दबा के देखना। ठीक है, जब आप प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली इसकी वॉल्यूम कम होगी। तो ये है बॉयल्स लॉ, और ये ध्यान रखना ये आइडल गैस के लिए है, आइडल गैस के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में देखिए वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the temperature at constant pressure and amount। अब देखिए हमारे पास जो है चार चीजें हैं, इन चारों का ही रिलेशन हमने पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और अमाउंट है। ठीक है, इन चारों चीजों का रिलेशन पढ़ना है, और ये चारों चीज आपको हर एक लॉ के अंदर मिलेंगी। मैं बता देता हूँ, फर्स्ट लॉ जो बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा, इसके अंदर देखिए प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और अमाउंट है, चारों चीजें हैं इसके अंदर। लेकिन उल्टा फुल्टा किया हुआ बस, यहाँ पे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। सेकंड लॉ में देखिए वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और अमाउंट है, ये चारों चीजें इसके अंदर भी है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बदल जाती है, यानी कि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ती है, आप ऐसा बोल सकते हो, या ऐसा भी बोल सकते हो कि वॉल्यूम जो है ये आपके टेम्परेचर के हिसाब से घटती है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हो। देखिए मान लीजिए वही सेम पिस्टन था आपके पास, ठीक है, उसी तरह का एक पिस्टन था, आपने अभी क्या किया है, इसको थोड़ा सा मैकेनिकल बना दिया है। ठीक है, ये मान लीजिए किसी मेटल का पिस्टन बना हुआ है, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है। ठीक है बेटा, गैस भरी हुई है इसके अंदर, और आप जो है इसके ऊपर हीट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हीट अप्लाई करने पर टेम्परेचर डेफिनेटली बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम भी बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि जब आप इसको हीट करोगे, ये पिस्टन है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, पिस्टन है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, दोनों तरफ मूव कर सकता है। अगर आप इसको हीट करते हो तो ये पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करता है, इसका मतलब यहाँ पे जो इनिशियल वॉल्यूम थी, इनिशियल वॉल्यूम V1 थी, अब फाइनल वॉल्यूम V2 थी, तो V2 जो है V1 से ज्यादा है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर आपने घटाया तो वॉल्यूम क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई आपको।
यस सर। सर एक और बार रिपीट कर यस सर। रिपीट कर दो सर। ठीक है भाई, रिपीट करते हैं। मान लीजिए वही सिरिंज थी आपकी, ठीक है, ये वही सिरिंज थी आपकी। अब देखिए आपने क्या किया, इसको यहां तक भर लिया मान लीजिए गैस से, ठीक है, इसके अंदर गैस डाल दिया आपने और इसका पिस्टन है ये आपके पास में। अब देखिए आपको पता है कि ये पिस्टन जो है ऊपर नीचे मूव कर सकता है। हम इस वॉल्यूम को मान लेते हैं V1, ठीक है बेटा। ये टेम्परेचर T1 पे बात चल रही थी। मान लीजिए ये यहाँ पे आपने जो है टेम्परेचर लिया था लगभग 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको ठंडे में रखा था, फ्रिज के अंदर रख दिया मान लीजिए, तो 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन जैसे ही इसको बाहर लेके आओगे, अभी जो है गर्मी बढ़ गई है। गर्मी बढ़ने की वजह से आपका जो है टेम्परेचर T2 यहाँ पे मान लेते हैं कि लगभग 40 डिग्री तो हो ही गया है, ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है फिलहाल। तो देखिए जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो इसकी वॉल्यूम जो है यहाँ पे आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी, ठीक है। ये V1 वॉल्यूम थी, अब वॉल्यूम जो है यहाँ तक बढ़ गई होगी इसकी। इसकी मान लेते हैं V2 वॉल्यूम थी, ठीक है बेटा। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि V1 जो है कम है और V2 क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही वॉल्यूम बढ़ गई, यही रिलेशन है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये दोनों चीजें, तो अगर एक चीज को बढ़ाते हो तो डेफिनेटली दूसरी चीज आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। ये आपका रिलेशन, यही आपका कहलाता है चार्ल्स लॉ। क्लियर है बेटा, बोलिए। यस सर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। थर्ड लॉ लिखिए बेटा। काइनेटिक एनर्जी का वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट। बेटा काइनेटिक एनर्जी आपको पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जैसा इफेक्ट होगा वैसा ही आपके पास जो है काइनेटिक एनर्जी का इफेक्ट होने वाला है। ये बात हम पहले लिख चुके हैं बेटा, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली। आप टेम्परेचर के हिसाब से बता सकते हो कि कितनी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की होगी, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज द ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जो है केवल आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर का और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है, और टेम्परेचर का और वॉल्यूम का भी डायरेक्ट रिलेशन है। दोनों का सेम रिलेशन आप बता सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए थर्ड लॉ लिखिए। थर्ड लॉ है गे-लुसाक्स लॉ। गाय-लुसाक्स लॉ, ठीक है। ये क्या बोलता है इसके बारे में लिखिए। प्रेशर ऑफ द गैस is directly proportional to temperature of the gas at constant volume and amount. At constant volume and amount. चावल याद दे। ठीक है बेटा, ये आपका जो है थर्ड लॉ सर है। ये माइक बंद करवा दो। बेटा कितनी बार मैं बोल चुका हूं आपको, अगर आपको काम नहीं है तो माइक बंद कर लिया करो, नहीं तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा, फिर कोई बात नहीं कर पाएगा। गे-लुसाक लॉ बोलता है बेटा कि प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस। प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर ऑफ द गैस है, ठीक है। और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट आपका वॉल्यूम और अमाउंट, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अमाउंट, अमाउंट यानी कि n, ठीक है। अमाउंट को हमने मोल लिखा था, ठीक है बेटा। ये रिलेशन है नेक्स्ट। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हम सेम पिस्टन से समझते हैं, ठीक है। ये आपने पिस्टन लिया, इसको बंद कर दिया यहाँ से, ठीक है बेटा।
अब देखिए यहाँ पे हमने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया है, यानी कि ये पिस्टन यहाँ से नहीं हिलने वाला, जहां पे है वहीं पे रहेगा। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब इस कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे गैस डाल रखी है आपने, और ये टेम्परेचर मान लेते हैं यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस पे था, और यहाँ पे प्रेशर मान लेते हैं P1 था। टेम्परेचर T1 10 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, प्रेशर P1। ठीक है, इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा गर्म किया। गर्म करने के बाद वॉल्यूम तो बढ़ेगी नहीं, वॉल्यूम तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम हमने क्या कर रखी है, फिक्स कर रखी है, कंडीशन के अंदर है। ठीक है, तो वॉल्यूम उतनी है। लेकिन यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट अगर रखा है तो यहाँ पे प्रेशर जो है बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर T2 आपने मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ द गैस P2 बढ़ जाएगा, और P2 विल बी ग्रेटर देन P1। ठीक है बेटा, इसका मतलब देखिए, टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है बेटा, समझ आई ये बात, बोलिए। यस सर। अब देखिए, यस सर। ये है थर्ड लॉ। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, जब भी हम सर एक और टेम्परेचर, बार समझाना। बताता हूँ बेटा दोबारा। एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि जब भी टेम्परेचर लिखते हो तो टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना आप। ठीक है, हमेशा इसको केल्विन में यूज करना आपने। ठीक है बेटा, अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देना। गेल-लुसाक लॉ बोलता है कि प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, प्रेशर अगर आप देखोगे विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अमाउंट, तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनका रिलेशन मिलने वाला है। इसको हम समझते हैं पिस्टन के हिसाब से। तो अगर मान लीजिए आपने इस पिस्टन को यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है, ये पिस्टन जो है यहीं पे आपने फिक्स कर दिया, ये अब मूव नहीं कर सकता है, इसको मैं बोल रहा हूँ इमूवेबल पिस्टन। ठीक है, ये पिस्टन जो है यहाँ पे मूव नहीं कर सकता है। तो देखिए, मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन पे जब आपने इसके अंदर गैस भर रखी थी तो इसका प्रेशर P1 था। ठीक है, और इसका टेम्परेचर T1 यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस था। अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इसका प्रेशर के ऊपर इफेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर आपका P2 जो है P1 से ज्यादा ही होगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इतना आपने ध्यान रखना है। ये आपकी थर्ड लॉ, गेल-लुसाक लॉ। सर टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ता है बेटा। वॉल्यूम, सर वॉल्यूम भी तो बढ़ सकती है। वॉल्यूम बढ़ सकती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। ठीक है, इसका मतलब अंदर का प्रेशर जो है और बाहर का प्रेशर जो है वो बराबर रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि हर एक सब्सटेंस के ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई होता है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आपकी बॉडी जो है एक प्रॉपर शेप मेंटेन कर पाती है ड्यू टू दिस प्रेशर। तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर ये दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम बढ़ सकती है या घट सकती है। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया। खांड। अब वॉल्यूम को फिक्स करने की वजह से क्या होगा, आप जो है प्रेशर वेरी कर सकते हो अंदर का और बाहर का। बाहर का तो कांस्टेंट ही रहेगा प्रेशर, लेकिन जैसे जैसे अंदर का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वहां का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम जो है थर्ड लॉ को समझते हैं। इसमें कोई डाउट रहता तो पूछ सकते हो बेटा। नो सर। लास्ट लॉ पढ़ते हैं बेटा, फोर्थ, अवोगाद्रोस लॉ। अवोगाद्रोस लॉ, अवोगाद्रो लॉ बोलता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to amount of gas at constant temperature and pressure। यहाँ पे देखिए, ये अलग सिस्टम बन गया आपका। अब बोल रहा है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, अमाउंट ऑफ गैस होगा। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर जितना है उतना ही रखना आपने,
प्रेशर जितना है उतना ही रखना आपने। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे तो आपके अमाउंट ऑफ गैस भी बढ़ेगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है समझो इसको। अब देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक बकेट आपके पास, ठीक है, इस बकेट की जो है कैपेसिटी या वॉल्यूम 10 लीटर है। ठीक है, अब देखिए कोई भी खाली बकेट है वो एक्चुअल में खाली होती नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपने जो है उसके अंदर पानी डाल रखा, वैसे आप खाली लेके चल रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वो खाली होती नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो वो सारी की सारी गैसेस जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए हम इन गैसेस की बात कर रहे हैं, इस गैस का अमाउंट कितना होगा, तो इस वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये। अगर अब जो है आप मानो कि आपका कमरा है, ठीक है, इस कमरे की कैपेसिटी जो है मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ लगभग 10 लाख लीटर के आसपास होगी। ठीक है, या थोड़ा सा कम मान लेते हैं, मान लीजिए 10,000 लीटर के आसपास है। ठीक है, 10,000 लीटर के आसपास आपके रूम की कैपेसिटी है। अब देखिए एयर किस में ज्यादा होगी, बताइए फटाफट। इन दोनों में एयर है आपके, बकेट के अंदर भी एयर होगी, बकेट की कैपेसिटी जो है 10 लीटर है और आपके कमरे की कैपेसिटी कितनी है, 10,000 लीटर है। ठीक है, तो एयर ज्यादा किस में होगी, एयर का अमाउंट ज्यादा किस में होगा बताओ। रूम में सर होगा, रूम। रूम में होगा ऑब्वियसली। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे ना तो मोल्स बढ़ेंगे उसके। ठीक है, जैसे जैसे आप मोल्स बढ़ाओगे वैसे वैसे मोल ये जो है आपके मोल्स बढ़ेंगे, वॉल्यूम बढ़ाने पर मोल्स बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन कंडीशन क्या रखनी है यहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, जितना टेम्परेचर था उतना ही रखना, प्रेशर कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई भी पिस्टन अप्लाई नहीं किया, जो प्रेशर है सिंपली वही हम रख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये है एवोगाड्रोस लॉ। अब देखिए इन चारों लॉज को कंबाइन करके हम एक नया लॉ बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, इन चारों चीजों को कंबाइन करके हम एक इक्वेशन बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब आपको देखिए फर्स्ट लॉ के हिसाब से, बॉयल लॉ के हिसाब से, बॉयल्स लॉ के हिसाब से आपको पता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। कांस्टेंट क्या क्या है ये लिख लेते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट क्या क्या है, तो कांस्टेंट आपका टेम्परेचर एंड मोल्स। दूसरा था आपका चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ बोलता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है और यहाँ पे प्रेशर एंड मोल्स कांस्टेंट है। तीसरा गेल-लुसाक्स लॉ, गेल-लुसाक्स लॉ बोलता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोल्स। और लास्ट आपको एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स और यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब देखिए ये चार कंडीशन है, इन चारों कंडीशन को कंबाइन करके एक सिंगल कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। वॉल्यूम को अगर इधर लेके जाओगे तो आप बोल सकते हो प्रेशर इनटू वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, आपने पढ़े हुए ना इस तरह के ऑपरेशन, अगर आपके पास प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, ठीक है, अगर इस पूरी इक्वेशन को हम दोनों तरफ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 1, ये हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, अब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो वॉल्यूम इनटू टी कर सकते हैं यहाँ पे। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है ही यहाँ पे, डायरेक्ट रिलेशन। वॉल्यूम और मोल का रिलेशन है तो वॉल्यूम और मोल, मोल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। इस इक्वेशन के अंदर सारी की सारी बातें यहाँ पे कंबाइन हो जाती हैं अपनी। ठीक है, अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू टी हो गया। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास एन आर टी। ये आर जो है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, टाइम हमारा हो चुका है। ठीक है बेटा, और एक बच्चा कोई भी मेरे पास मटेरियल भेज देना, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और 2 क्लास होंगी अपनी टेस्ट से पहले।
उन दोनों के अंदर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, ठीक है।